जाएगा। उसके बाद जो है वो अगर हम लोग देखें तो केसी न्योगी साहब थे, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड का जो है वो गठन किया था, और ये एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड का ही जो है वो चेयरमैन थे, और इसी एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड ने जो है वो रेकमेंड किया था कि एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जिसका स्वरूप प्लानिंग कमीशन जैसा हो। उन्होंने एग्जैक्ट जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था, और उसी कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जवाहरलाल नेहरू साहब जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने जो है वो उस कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड कर लिया था, और प्लानिंग कमीशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया था, और वो पहले उसके अध्यक्ष भी बन गए थे। तो जो ये प्लानिंग कमेटी का जो रिकमेंडेशन की बात करें कि किस कमेटी ने रिकमेंड किया था इस प्लानिंग कमीशन को, तो उसका आंसर केसी न्योगी जो है वो हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्लियर होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है वो 5 ईयर प्लान्स को देख रहे थे, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को जो है वो देख रहे थे। तो इसमें हम लोग जो है वो रोलिंग प्लान तक के पीरियड को हम लोग देख लिए थे, यानी कि 1978 से लेकर के 80 तक जो चला था। तो उसके बाद जो है वो फिर 5 ईयर प्लान में जो है 6th प्लान हमारा आया, छठी पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण प्लान रहा ये 1980 से 85। इसमें जो है इस दौर में जो है वो झारखंड इंडिया में जो है वो बहुत पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो देखने को मिला। इंदिरा गांधी जो है प्रचंड बहुमत के साथ जो है फिर से गवर्नमेंट में आती हैं, और जो है वो अच्छा काम जो है वो करती हैं, और उसके बाद जो है वो इस 6th 5 ईयर प्लान का जो है वो गठन जो है वो कर दिया जाता है। इस प्लान का जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा उद्देश्य जो था वो गरीबी उन्मूलन और रोजगार का वृद्धि को लेकर के जो है वो इसमें प्लान किया गया था 6th प्लान में। और इसमें जो नारा दिया गया था वो था गरीबी हटाओ। जो एग्जैक्ट नारा, जो ये स्लोगन भी था, ये पॉलिटिकल स्लोगन था। यानी कि जो गवर्नमेंट बनने जा रही थी, जो गवर्नमेंट अपना प्रचार कर रही थी, जैसे अभी अगर एनडीए गवर्नमेंट की बात करें तो ये प्रचार कर रही थी कि अच्छे दिन जो है वो आने वाले हैं, इस तरह का जो है वो प्रचार जो है वो कर रही थी। तो उसी तरह से जो है वो जब वो गवर्नमेंट बनने वाली थी तो गरीबी हटाओ का जो है वो प्रचार कर रही थी, और गवर्नमेंट बनने के बाद इस गरीबी हटाने का जो प्लान है वो 6th प्लान में हमारा जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसमें जो है वो इंक्लूड कर लिया गया था, और जो है वो ये इसको योजना को जो है वो आगे बढ़ाया गया। और ये योजना भी जो है सफल योजना में से जो है वो मानी जाती है। इसका लक्ष्य जो है वो 5.2% रखा गया था, बट ये अचीव जो है वो 5.7% जो है वो अपने तरफ से जो है वो करती है। तो ये एक सक्सेसफुल प्लान रहा। इसमें जो है वो जो गरीबी हटाओ प्रोग्राम है, इसके तहत बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल काम जो है वो किए गए, जो कि हम लोगों को देखना जरूरी है। यानी कि टारगेट ग्रुप अप्रोच जो है इसमें अपनाया गया था, यानी कि जो किस लोगों को विकास करना है, किनकी गरीबी हटानी है, मार्जिनलाइज लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं, या ट्राइबल लोग हैं, कौन कौन है, इनको टारगेट जो के रूप में जो है वो सेट कर लिया गया था। और फिर टारगेट के तहत जो है वो इनसे इनके रिलेटेड प्लान्स और प्रोग्राम्स जो है वो डिवाइस किए गए इस 6th प्लान में, ताकि जो है वो पॉवर्टी का एलिवेशन जो है वो किया जा सके। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे खादी और विलेज इंडस्ट्री प्रोग्राम लाया गया, यानी जो खादी और ये सब के बुनकर हैं उन लोगों की गरीबी को कैसे हटाया जाए। तो खादी और विलेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम केवीआईपी लाया गया 1983 में। उसी तरह जो है वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए जो है स्पेशल प्रोग्राम लाया गया जिसको एसपीडब्ल्यूसी कहा जाता है। उसी तरह ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी टीडीए भी जो है वो लाया गया 1983 में। उसी तरह जो डेयरी प्रोडक्ट करने वाले किसान हैं या जो पशुपालन करने वाले किसान हैं उनके लिए जो है वो डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम डीडीपी लाया गया 1983 में। तो इस तरह से जो है वो टारगेट एरियाज को जो है वो टारगेट ग्रुप्स को जो है पॉइंट आउट करने के लिए, उनकी गरीबी को हटाने के लिए जो है इस प्लान में जो है वो 6th प्लान में बहुत सारे जो है वो एक्शन लिए गए, और लगभग जो है वो अच्छा प्लान रहा। इसमें जो है वो काफी अच्छा डेवलपमेंट जो है वो हम लोग को देखने को मिला। ग्रोथ रेट भी जो है वो काफी अच्छा अचीव किया, अपने टारगेट से बियॉन्ड जाकर के जो है वो अचीव किया। तो ये जो है वो हमारा 6th प्लान था।
नेक्स्ट हम लोग बात करें तो सेवेंथ प्लान, सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका ड्यूरेशन 1985 से लेकर के 90 तक था, 1985 से 1990 तक। और यह प्लान भी जो है वो बहुत अच्छा रहा, और ये डब्ल्यू मिलर मॉडल पे जो है वो आधारित था। और इस प्लान में भी जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कवर अप हुई, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो है बहुत सारे काम किए गए। जैसे जवाहर रोजगार योजना जो है वो इसी प्लान के अंतर्गत, सेवेंथ प्लान के अंतर्गत लाई गई थी 1989 में। और इस प्लान में जो है वो हम लोग अगर देखें तो इसके कुछ टारगेटेड उद्देश्य थे, जिसमें कि हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन था, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना था, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, सामाजिक और आर्थिक असमानता यानी सोशल और इकोनॉमिक जो डिस्पेरिटी है उसको भी जो है वो सुधारना था। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्लान है वो था। इस प्लान में, सेवेंथ प्लान में भोजन, काम और उत्पादन, ये जो है तीन टर्म जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए, और ये एक नारा की तरह जो है वो चलने लगा कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो हम लोग सुनते हैं, तो इसको जो है वही भोजन, काम और उत्पादन जो है वो इस दौर में जो है वो शुरू हुआ। और ये भी जो है वो एक सक्सेसफुल प्लान, और लगभग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लान अगर कहें तो ये सेवेंथ प्लान ही रहा। इसका टारगेट मात्र 5% पे रखा गया था ग्रोथ रेट अचीव करने का, लेकिन ये 6.02% ग्रोथ रेट जो है वो अचीव करता है, यानी कि एक बहुत ही अच्छा और सफल प्लान जो है वो माना गया डब्ल्यू मिलर मॉडल का प्लान। और इसमें जो है वो पर कैपिटा इनकम में भी जो एक रिमार्केबल चेंज जो है वो देखने को मिला, ग्रोथ जो है वो इंडिया में देखने को मिला। और पर कैपिटा इनकम जो है वो प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 3.6% से बढ़ गई। भारत में प्रति व्यक्ति आय 3.6% से बढ़ जाना जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो माना जा सकता है। और ये सेवेंथ प्लान जो है वो सफल रहा। और इस प्लान के दौरान दो तीन महत्वपूर्ण चीजें जो है वो आई। इस प्लान के दौरान जो है हम लोगों का 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के जो प्लानिंग और प्रोग्रामिंग वगैरह था, जो हम लोगों ने देखा, पीके थुंगन कमेटी और एलएम सिंघवी कमेटी, यानी कि इन पीआरआईज को जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटीज जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा, उनको लाने का खाका लगभग तैयार हो चुका था। लेकिन इसमें एक अनफॉर्चुनेट घटना भी जो है वो इसके बाद कुछ दिन के बाद जो है वो घट जाती है, और 91 में जो है राजीव गांधी साहब का जो है वो असैसिनेशन हो जाता है हैदराबाद में। तो ये जो है वो जस्ट प्लान खत्म होने के बाद का एक्शन रहता है, यानी कि ये जो एक सक्सेसफुल प्लान सेवेंथ प्लान था, इसका कॉन्सिक्वेंसेस, जो अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को 8वें प्लान में मिलना चाहिए था, वो जो है वो हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड जो है वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जो एक योजना अवकाश भी जो है वो ला दिया जाता है, यानी कि जिसको हम लोग एनुअल प्लान्स के बीच में जो है वो फिर से लाया जाता है। जो हमने देखा था कि बीच में जो है वो 66 से 69 तक एनुअल प्लान लाया गया, और फिर 90 और 92 में जो है वो दो एनुअल प्लान लाया गया, यानी कि जो 7th 5 ईयर प्लान था, इसके डायरेक्ट बाद जो है वो 8th 5 ईयर प्लान नहीं लाया गया। इसका कारण क्या था कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो है फॉरेन रिजर्व जो है बहुत कमजोर हो चुका था, और इस वजह से हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है उसको 1991 में जो है वो ओपन करना पड़ा था, और नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है वो हम लोग को लाना पड़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को लेकर के आया था, यानी कि वैश्वीकरण, उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण जो है वो लाने का जो पॉलिसी जो हम लोग लेकर आए थे, उसका बैकग्राउंड जो है वो यहीं पर तय हो गया था। क्योंकि 7th प्रोग्राम में हम लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा खर्च जो है वो हम लोग अपना जो इकोनॉमी का खर्च है वो दो सेक्टर में कर दिए, सोशल सेक्टर और डिफेंस सेक्टर। और ये दोनों ऐसा सेक्टर है जो इमीडिएट हम लोगों को रिटर्न नहीं देता है। हम लोग सोशल सेक्टर में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगला जनरेशन को जो इसका फायदा मिलेगा। अगर आज हम लोग गरीबों को जो है वो गरीबी से रिलेटेड जो है उसको अच्छा भोजन प्रदान करने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो वो अच्छा भोजन का नतीजा हमको अगले जनरेशन में मिलेगा या 10-12 साल के बाद मिलेगा कि हम लोग का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा जो है वो हम लोग को कम पड़ेगा। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो वहां पे आ गई। वहीं डिफेंस सेक्टर भी ऐसा है कि उस समय में हम लोग जानते हैं कि तोप, मिसाइल, ये सब खरीदने का जो है वो बोफोर्स तोप का चला, उसके बाद हॉवित्जर तोप, ये सब जो है खरीदने का जो प्लान उस समय चला 90s के दौर में ही जो है वो
चला। तो क्या हुआ कि डिफेंस सेक्टर में भी और आर्मी और डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने का भी प्लान जो है वो 90s में ही शुरू हो गया। तो ये दोनों ऐसा सेक्टर है जहां पे अभी इन्वेस्ट करिए और वो बहुत लॉन्ग टर्म में जो है वो उसका जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो आएगा। तो अभी तो पैसा लग गया, तो वही स्थिति हुई 7th प्लान में। अभी तो पैसा लगा है, ग्रोथ रेट तो अच्छा कर लिए, लेकिन हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो बहुत बुरी स्थिति में जो है वो चला आया, जिस वजह से हमारे क्लोज्ड इकोनॉमी को हम लोग को 91 में ओपन करना पड़ा था। और इसके साथ साथ जो है वो हम लोगों का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी जो है वो इसी दौर में आया था, यानी कि जो वोटिंग की उम्र सीमा है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष भी जो है इसी 1989 में किया गया था। तो ये सब जो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है, ये पॉलिटिकल और सोशल चीजों को जो है वो बहुत हद तक देखकर ही किया जाता है। कई बार भारत में जो है प्लानिंग का जो है वो आलोचना भी इसी तरह किया जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडाज हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है वो अपने एजेंडा को लागू करने के लिए ही ये प्लान लाती है। तो इस तरह का भी जो है वो आलोचना जो है वो कई बार देखने को हम लोग को मिलता है। तो खैर जो भी हो, हम लोग को इसके बहुत अंदर में नहीं फंसना है। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है कि दो जो है वो एनुअल प्लान लाए गए, योजना अवकाश, क्योंकि सेंटर में पॉलिटिकल सिनारियो जो है वो बहुत तेजी से जो है वो चेंज हो रहा था और राजनीतिक अस्थिरता थी। राजीव गांधी साहब का भी जो है वो आगे चलकर हत्या हो जाता है, उसके बाद जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट भी जो है वो वहां पर नहीं बनती है। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर 90 से लेकर के 92 तक जो है वो 2 साल का जो है वो योजना अवकाश भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। और इस योजना अवकाश में जो है वो नया गवर्नमेंट फिर आता है और नया गवर्नमेंट जो है वो 92 में जो है वो आता है और तब तक जो है वो हमारे इकोनॉमी में जो है वो बड़ा चेंजेस हो चुका होता है। अब हमारा इकोनॉमी जो क्लोज्ड इकोनॉमी था 91 के बाद, वो अब हमारा ओपन इकोनॉमी हो गया है, यानी 91 की जो है नई आर्थिक नीतियां, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो लागू कर दी गई है और उसके बाद उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब हम लोगों को जो है वो अपनी आर्थिक नीति जो है वो लेकर के लानी थी। और उसके बाद जो है वो हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 92 से लेकर के 97 तक लाया गया और इसमें जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय वित्त मंत्री थे, उनका जो है वो बहुत बड़ा योगदान रहा। डूबते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को वो बचा लिए और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत खराब हो चुकी थी, उसको जो है वो उबारने में जो है वो सफल रहे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। और उस समय जो है वो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जो है वो हुआ करते थे। तो नेक्स्ट जो है वो 8th प्लान जो हमारा आया, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को यानी मानव विकास को जो है वो बहुत जोर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 90s के दौर में महबूबुल हक जो पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इस दौर में जो है वो दे दिया था और भारत में भी जो है वो इस चीज को लेकर या पूरे वर्ल्ड में भी जो है इस चीज को लेकर के जो है वो ये कॉन्सेप्ट नया था मार्केट में और बहुत ज्यादा जो है वो एडॉप्शन कर रहा था। सब डेवलपिंग नेशंस जो है वो इस पॉलिसी को जो है ह्यूमन डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास का जो है वो एजेंडा को जो है वो अपना रहा था। इसी में भारत भी जो है इस चीज को अपनाते हुए जो है वो अपने 8th प्लान में जो है वो मानव संसाधन विकास यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है वो टॉप प्रायोरिटी जो है वो देता है। और ये 8वीं प्लान भी जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहा। यह भी जो है वो 5.6% के टारगेट से लाया गया था और ये 6.8% का ग्रोथ रेट जो है वो अचीव करता है, यानी कि बहुत अच्छा जो है वो ग्रोथ जो है वो अचीव करता है। और इसमें जो है वो बहुत सारे एजेंडा जो है वो लाए गए, जिसमें कि एडुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, रोजगार हो गया, इस तरह की चीजें जो है वो आने लगी। और इस दौर में इकोनॉमी का पॉलिसी फिर से जब हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ कि क्योंकि एक नई अर्थव्यवस्था हमारी बन रही थी 91 के बाद, तो हमारी नई अर्थव्यवस्था में 2 टारगेट था। क्या टारगेट था? एक तो स्टेबलाइजेशन था कि इकोनॉमी को स्थिर करो और दूसरा था रिफॉर्मेशन या यूं कहें तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स था, यानी कि जो संसाधन है उसको इतना मजबूत कर लो कि भविष्य में फिर कभी इकोनॉमी की इतनी बुरी स्थिति ना हो जाए। यानी कि हमको एक भविष्य का भी प्लान तय कर लेना था, कि ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना था कि भारत का इकोनॉमी फिर जो है कभी बर्बाद ना हो, और दूसरा कि अभी जो बर्बाद स्थिति है उसमें कैसे जो है वो आसानी से निपटा जाए। तो एक स्टेबलाइज करो चीजों को, स्टेबलाइजेशन मेथड, और एक जो है वो भविष्य के लिए जो है वो प्लानिंग जो है वो स्ट्रक्चरल मेथड जो है वो लाया गया। तो इसी मेथड के अंतर्गत जो है वो इस 8 प्लान में जो है वो
बहुत सारे योजनाओं को लाया गया, औद्योगिकीकरण का ढांचा को परिवर्तित किया गया। उसके बाद जो है वो हमारा स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज लाया गया, बहुत सारे एक्ट्स लाए गए, बहुत सारे कानून में बदलाव किया गया, टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो किए गए, मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट जो है वो किया गया, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया। उसी दौर में हम देखेंगे कि पेप्सी, कोला, ये सब कंपनियां जो है वो भारत में आती हैं और बहुत अच्छा व्यापार करती है और आज की डेट में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में जो है वो जानी जाती है। नहीं तो उसके पहले जो है वो इन कंपनियों का जो है वो डूबने जैसा हालत जो है वो हो चुका था। तो इसके साथ साथ जो है वो इस प्लान में ग्रामीण एक्टिविटी को भी जो है वो बहुत ये किया गया था, कोऑपरेटिव को भी सपोर्ट करने का काम किया गया था, एग्रीकल्चर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी जो है वो सपोर्ट करने का काम किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जो लॉन्ग टर्म मेथड अपनाए थे, इस लॉन्ग टर्म मेथड में क्या था, स्टेबलाइजेशन मेथड, और हमारा इकोनॉमी बेस्ड क्या था, इसी कुटीर उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारा अर्थव्यवस्था का आधार तो वही था। इसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे तब ना हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है मजबूत होगा, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तभी तो हमारा इंसान जो है ह्यूमन का जो है वो डेवलपमेंट होगा। तो इस चीज पे भी जो है वो फोकस किया गया था कि स्टेबलाइजेशन हम कैसे करेंगे, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे, प्लस जो बाहरी अर्थव्यवस्था है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी पूंजी निवेश है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, इस तरह की चीजों को जो है अडॉप्ट किया गया था। यानी कि ओवरऑल कहें, जो वर्तमान इकोनॉमिक सिस्टम आज हम लोग देख रहे हैं कि हर दिन जो है यहाँ पर एक से बढ़कर एक हमारा एफडीआई रैंकिंग बढ़ते जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाए जा रहे हैं, ईईजेड बनाए जा रहे हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है इसी 8th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है वो लाई गई। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं उसकी शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है वो हो गई थी। और इसमें जो है वो बहुत अच्छा अच्छा सोशल सेक्टर का जो है वो स्कीम आदि भी जो है वो लाया गया था। और इसमें ठीक है, बस इतनी ही चीजों को जो है वो 8th प्लान में जो है वो हम लोग अगर जान लेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 8th प्लान समझिए कि आज वर्तमान अर्थव्यवस्था जो हमारी है उसका जो है वो प्लेटफॉर्म जो है ये 8th प्लान ही जो है वो लेकर आया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना ही जो है वो लेकर आया था, जो 92 से लेकर के 97 तक रही। सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट कि ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है वो बढ़ावा देना था। क्यों देना था, इसका भी कारण जो है वो इंटरनेशनल कॉजेज से जो है वो रिलेट जो है वो हो जाता है। तो उम्मीद है कि अब आपको 8वीं प्लान के अंतर्गत का टारगेट आदि जो है वो याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो 9वीं प्लान, 9th 5 ईयर प्लान, ये भी कंसेक्यूटिव प्लान रहा लगातार। उस समय कांग्रेस का गवर्नमेंट जो है वो था 97 से लेकर के 2002 तक में, और ये जो है वो इतना दो अच्छे प्लान यानी 10 साल के बेहतर इकोनॉमी के बाद एक ऐसा प्लान था जो थोड़ा सा जो है वो डामाडोल स्थिति में जो है वो आता है। और ये जो है वो इसका टारगेट जो है वो 9th का 6.5% रखा गया था, बट ये अचीव 5.4% ही कर लेता है। तो ये नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड, इस तरह का प्लान जो है वो ये था। और एक नए मॉडल ऑफ इकोनॉमी जो है वो उसका जो है वो परिचायक जो है वो 9वां प्लान था। और इस 9वां प्लान में जो है हम लोग इसका देखें तो इसमें जो है वो एक स्लो डाउन जो है वो पूरी इकोनॉमी में जो है वो देखने को हम लोग को मिला था। और इसमें जो है वो स्लो डाउन का जो है वो कई बार ग्लोबल कारण था, और क्योंकि उस दौर में हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो WTO का 1995 में जो है वो गठन किया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड को लेकर एक नई संस्था जब आई थी तो उसके वजह से जो है लोगों को एडजस्ट करने में या देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को एडजस्ट करने में, इंटरनेशनल मार्केट में एडजस्ट करने में जो जो दिक्कतें हुई थी, इसका एक नतीजा जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हमारे इस 9th प्लान में आया था। नहीं तो ओवरऑल अगर वो सब चीजें नहीं हुई होती तो हमारे ये 9th प्लान जो है वो ठीक ठाक प्लान ही जो है वो रहा था। तो ये जो है वो एक्सपर्ट्स इसका जो है वो कारण देते हैं। तो इस प्लान में जो है वो जो प्राथमिकता दी गई थी, जो टारगेट सेट किया गया था, वो था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वालिटी के साथ जो है वो डेवलपमेंट को जो है इसमें रखा गया था। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डेवलपमेंट विद इक्वालिटी। तो इस तरह का जो है वो टर्म इसमें जो है वो रखा गया था। और यह भी जो है वो संतुलन लाने में जो है वो थोड़ा सा मदद किया।
और इसमें जो है वो भारत में जो है वो इस दौर में दो तीन चीजें बहुत अच्छी हुई कि उस दौर में भारत जो है वो खाद्यान्न में जो है वो आत्मनिर्भर जो है वो हो गया, यानी कि जो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी था वो बहुत बढ़ गया। हम इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन से अब एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स की ओर जो है वो बढ़ने लगे। हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन फेज 1, ग्रीन रिवॉल्यूशन फेज 2 दोनों जो है वो सक्सेसफुल हो चुका था। ऑपरेशन फ्लड यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन भी जो है वो सक्सेसफुल हो चुका था। तो हम लोग जो एक समय में फूड ग्रेन के शॉर्टेज को झेल रहे थे, वो फूड ग्रेन का शॉर्टेज जो है वो अब हमारे यहाँ खत्म हो गया था। इसके साथ साथ जो है वो जो इंडस्ट्रियल और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता है, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये भी जो है वो हमारे यहाँ होने लगा था। इंटरनेट का प्रसार हो गया था। 1995 में जो है वो इंटरनेट लॉन्च हो गया था इंडिया में। उसके बाद जो है वो इंटरनेट का जो है वो प्रसार होने लगा था। टेलीफोन लाइन्स आदि का विस्तार होने लगा था, यानी कि एक कम्युनिकेशन में जो है वो काफी बड़ा जो है स्टेप यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला था। और ये 9th प्लान का ही जो है वो ये है। इसके बाद मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसी दौर में जो है ये सस्ता होना और अफोर्डेबल होना जो है वो शुरू हो गया था। 2005-6 आते आते तो ये हर हाथ में जो है वो फोन आ ही गया था। तो ये सब चीजें जो है वो इसी 9th प्लान में जो है वो भारत में देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर इंडियन परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये 9th प्लान एक सक्सेसफुल प्लान था, लेकिन ये टारगेट रेट इसलिए अचीव नहीं कर पाया क्योंकि इंटरनेशनल चीजें जो है वो भारत के फेवर में जो है वो नहीं रही थी। इसमें एक और बढ़िया चीज हुआ था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको यूनिवर्सलाइज किया गया था, यानी जो हमारा 5वीं या 6ठी कक्षा तक का जो शिक्षा है, जिसको भी हम लोग प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, तो उसमें जो है वो जो है उसको यूनिवर्सलाइज जो है वो कर दिया गया था, यानी सार्वभौमिक जो है उसको कर दिया गया था कि सभी के लिए जो है वो निःशुल्क आदि जो है वो करने का बात जो है वो किया गया था। इस दौर में जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी जो है और बेहतर करने का जो है वो प्लान किया गया था। तो ये हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो रही थी। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना है, 10th प्लान है, जो 2002 से लेकर के 2007 तक जो है वो लागू रही। और यह भी जो है वो ओवरऑल एक सक्सेसफुल प्लान ही जो है वो रहा। इसका टारगेट काफी एस्पिरेशनल टारगेट रखा गया था, 8% का, और ये लगभग टारगेट अचीव भी कर लेता है। 7.5% का टारगेट जो है वो अचीव कर लेता है। और इसी के बाद जो है फिर ग्लोबल स्लोडाउन आता है बहुत बुरा 2008 के दौर में, इतना बुरा कि जो है वो अमेरिका वगैरह में लोगों का जॉब्स जो है वो जाने लगता है। भारत में जो है इस पर सिनेमा आदि बनने लगता है। तो इस तरह का सिचुएशन जो है वो इंटरनेशनली होने लगता है, लेकिन भारत अपने आप को, भारतीय अर्थव्यवस्था जो अपने आप को उस स्लोडाउन से बचाने में सफल होता है। इसका कारण यही होता है कि जो 10th 5 ईयर प्लान है वो जो है काफी स्ट्रॉन्ग बेस हमारे इकोनॉमी को जो है वो दे देता है। और इस प्लान में जो है वो फिर से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने को जो है वो लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य रखा गया था कि आगामी 10 ईयर्स में, यानी फोर्थकमिंग 10 ईयर्स में जो है वो हमको पर कैपिटा इनकम डबल करना है। जो भारत का प्रति व्यक्ति आय है, इसको डबल करना जो है वो 10th 5 ईयर प्लान का जो है वो लक्ष्य रखा गया था। इसके साथ साथ जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव करना इसका टारगेट था, यानी कि जो डबलिंग ऑफ जो हमारा ग्रोथ रेट था, आय प्रति व्यक्ति आय को जो है वो दुगनी करना था। उसको सिर्फ आय को दुगनी नहीं करना था, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी जो है वो बेहतर करना था। तो ये भी जो है इसके अंडर टारगेट था। उसके बाद जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा फंड डिवोल्यूशन का भी काम जो है वो, यानी कि जो हमारा म्युनिसिपैलिटी और पंचायत है उसको अधिक पैसा देने का काम भी जो है वो इसी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है वो किया गया था। इसमें 5 करोड़ रोजगार को भी सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये सब चीजें जो है वो हुई थी। इसके बाद इसमें जो है वो बहुत सारे टारगेट रखे गए थे। एनवायरमेंट को लेकर टारगेट रखे गए थे, हेल्थ को लेकर के टारगेट रखे गए थे। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें रखा गया था। और इन्फ्लेशन को, यानी मुद्रास्फीति को भी जो है वो कंट्रोल में रखने का जो है वो टारगेट रखा गया था। इसमें जो है वो एक इस प्लान के दौरान एक मिड टर्म अप्रेजल भी जो है वो लाया गया था। मध्यावधि अप्रेजल जो है वो इस प्लान को जो है वो The Bluetooth device is connected successfully.
इंक्लूसिव ग्रोथ का जो आइडिया है, जिसको हम लोग समावेशी विकास कहते हैं, उसका जो आइडिया इसमें लाया गया था। तो इसका लक्ष्य जो था वो तीव्रतम और समावेशी विकास था, यानी कि फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ या फास्टर इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो इसका लक्ष्य रखा गया था। तो भारत में जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इस प्लान के आने के पहले बहुत कम था। तो हम लोग देखते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2007 तक जो आई थी, इस समय हमारा फाइनेंस सेक्टर का इंक्लूजन काफी कम था, यानी कि इस समय में बैंक्स जो है वो बैंक अकाउंट जो है बहुत कम थे, लोन लेने वालों की संख्या जो है बहुत लिमिटेड कम हुआ करती थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंश्योरेंस स्कीम आदि से जो है वो कवर्ड नहीं थे। तो इन तरह की चीजों को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है, वित्तीय समावेशन कहा जाता है, यानी कि लोग जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी से जो है वो जुड़े हुए हैं, उनका बैंक अकाउंट है, डीबीटी हो रहा है, उनका इंश्योरेंस है, उनके पास जो है वो बैंकिंग नॉलेज है, तो लोन ले रहे हैं, लोन चुका रहे हैं। तो इस तरह का जो रोटेशन होता है, ये सारी चीजें जो है भारत में बहुत कम थी। तो ये जो 11वीं योजना है, ये इन चीजों को बढ़ाने के लिए जो है वो इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ लाने के लिए, हर तरह का ग्रोथ को जो है वो इंक्लूड करने के लिए जो है वो इस प्लान को जो है वो लाया गया। और इस प्लान में जो है वो अच्छा ही अचीव किया गया। इसमें जो है वो कंपलसरी एडुकेशन, जो प्राइमरी एडुकेशन था, इसको भी जो है वो लाया गया। इसके साथ साथ जो है वो इसमें 2-3 चीजें हुई जो कि ग्रोथ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसका आलोचना भी जो है वो हम लोग को देखने को इसमें मिलता है कि इसमें क्या होता है कि महंगाई जो है वो तेजी से जो है वो बढ़ने लगती है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने लगता है, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी जो है वो अब लक्षित होने लगती है, क्योंकि उस दौर में जो है वो एक मेजोरिटी की गवर्नमेंट तो थी, लेकिन मेजोरिटी के गवर्नमेंट में भी जो है वो सब कुछ ठीक नहीं था। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वहां पर देखने को मिलता है, यानी कि जो उस समय रूलिंग पार्टी थी उसमें नेतृत्व परिवर्तन आदि को लेकर के जो है बहुत तरह की चीजें जो है वो चलने लगी थी। तो इस वजह से जो है वो स्थिति जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट भी लगभग ठीक ठाक रहा था, और ओवरऑल ये जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसको भी लगभग सफल के रूप में ही जो है वो माना जाता है। और इसमें जो है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर देखें तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ जो है इस दौर में इंडिया में जो है वो सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिला था। लगभग 10% के आसपास जो है वो हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो 11th प्लान में जो है वो ग्रो किया था, सेवा क्षेत्र जो है वो ग्रो किया था। तो यही सारी चीजें जो है वो हम लोग को इसमें देखना था 11th प्लान में। उसके बाद जो हमारा अंतिम प्लान आया ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12th प्लान, और प्लानिंग हिस्ट्री जो है यहाँ पर आकर 2017 में जो है वो समाप्त हो जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर 2017 तक जो है वो लागू की गई थी, और यह 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 9% टारगेट के साथ शुरू की गई थी, बट 2014 में इलेक्शन था, उसके बाद जो है वो 8% पर संशोधित की गई, और फिर इसका क्या जो है अचीवमेंट हुआ इसको लेकर के जो है कोई डाटा जो है वो उपलब्ध रहा ही नहीं, क्योंकि इसको जो है वो फिर समाप्त कर दिया गया। और जो है वो ये जो योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो किया गया। तो सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो इसमें जो है वो टारगेट जो है वो तय किया गया कि ये जो है वो अब ग्रोथ कैसा लेकर आएगा, तो एक सस्टेन्ड ग्रोथ जो है वो लेके आएगा, जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि भविष्य में भी जो है वो ग्रोथ को जो है वो सपोर्ट जो है वो करेगा। तो यही इसका जो है वो रहा। यहाँ पर जो है फिर गवर्नमेंट का चेंजेस हुआ, और बहुत सारा जो है वो यहाँ पर चीजें हुई। प्लानिंग कमीशन को जो है वो भंग कर दिया गया, उसके जगह पे नीति आयोग को जो है वो लाया गया, और 12th प्लान में जो है वो तीव्र और अधिक समावेशी और धारणीय विकास, यही जो है इसका लक्ष्य रखा गया था हिंदी में। तो फास्टर, मोर सस्टेनेबल, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो इसका टारगेट था। और इसमें जो है वो जीडीपी को जो है वो 9% तक लाने का जो है वो टारगेट किया गया था, जो कि
अचीव तो नहीं हो पाया, बाद में उसको रिवाइज किया गया 8% पे, लेकिन वो भी जो है बहुत ज्यादा अचीव जो है वो नहीं हो सका था। तो यही जो है वो इन चीजों में जो हम लोग को देखना है, और यहीं पर आकर के जो है 2017 में हमारा प्लानिंग का जो सिस्टम है वो खत्म हो गया। 1 जनवरी 2015 को हम लोग जानते ही है कि नीति आयोग जो है वो हम लोगों का इम्प्लीमेंट कर दिया गया, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और एक नई संस्था जो है वो अस्तित्व में आई, और यह जो है वो वर्तमान में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है वो चल रही है, और यही जो है वो आज हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर के जो है वो चीजें कर रही हैं। तो यही जो है वो हमारा 1 से लेकर के 12 पंचवर्षीय योजना, और बीच में जो है वो 2 बार रोलिंग प्लान। हाँ, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह का सवाल है तो बताइए। The Bluetooth device is connected successfully. गरीबी हटाओ सर 5 ईयर प्लान में आया था कि सर 5 ईयर प्लान, क्योंकि दोनों में जो 5th प्लान था उसका टारगेट गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, ये 5th प्लान में जो है वो लाया गया था। और जो हमारा 6th प्लान है, इस 6th प्लान में जो है वो गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि, ये जो है चीजों को यहाँ पर डाला गया था। 6th प्लान और 5th प्लान के डिफरेंस में यही 2 चीज जो है हम लोग को देखना है। गरीबी हटाओ आई थिंक 4th 5 ईयर प्लान के टाइम में नारा दिया गया था, 1970 वाले गरीबी हटाओ जो नारा है वो। तो हाँ, तो जब वो गवर्नमेंट नई फॉर्म होके आई ना, तो फिर वो गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग जो करने लगी, इकोनॉमिक प्लानिंग, उसमें जो है वो गरीबी हटाओ और उसके साथ साथ जस्टिस, न्यायपूर्ण वितरण जो है वो 5th प्लान में जो है वो लेकर आई थी। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, पॉवर्टी एलिवेशन और सेल्फ रिलायंस जो है वो इस प्लान में जो है वो हमारा 5th प्लान में जो है वो आया था। और एग्जैक्ट जो 6th प्लान था उसमें जो है वो उसमें भी जो है वो गरीबी हटाओ का जो है वो दिया गया था और उसको कंटिन्यू किया गया था, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम लोग देखें तो ये 5th प्लान ही आएगा। इसमें आप सही बोल रहे हैं सर, ये जो जो 4th प्लान है एक्चुअली इलेक्शन कैंपेन में जो है वो नारा आपको 4th प्लान के दौरान नहीं दिया गया था, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया वो 5th प्लान में ही मूल रूप से जो इसको गरीबी हटाओ को जो है अडॉप्ट किया गया। इससे जो रिलेटेड स्कीम जैसे रोजगार सृजन और आपने जो ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी और इससे जो एक तरह से इम्प्लीमेंटेशनल जो है उसका कार्य जो कैसे एक्टिव है वो सबसे प्लान में देखने को मिलता है पूरा। फिक्स प्लान का जो अगर टारगेट टैगलाइन अगर हम लोग देखें तो वो था पॉवर्टी एलिवेशन और रोजगार में वृद्धि, और वो जॉब को रिलेट जो है वो किया गया था उसमें।
प्लान में, फिफ्थ प्लान में जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन एंड जस्टिस को जो है वो किया गया था, और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति यानी सेल्फ रिलायंस को भी जो है उसमें इंक्लूड किया गया था। वहीं जो हमारा फिफ्थ में, और सिक्स्थ जो था उसमें रोजगार को जो है वो टारगेट किया गया था सिक्स्थ में। बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन? ये जो सिक्स 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल पे बेस्ड है? सिक्स 5 ईयर प्लान का मॉडल ये तो ऐसा कुछ है नहीं। इनपुट आउटपुट मॉडल टाइप। इनपुट आउटपुट मॉडल, इस पे तो हमको जानकारी नहीं है। कई जगह लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट, इसका मतलब क्या होता है? ये कौन सा मॉडल है इनपुट आउटपुट? इसको तो हमको भी देखना होगा इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है, क्योंकि रमेश सिंह की बुक में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है इन्होंने। सिक्स प्लान को इसको देखना होगा, चेक करना होगा क्या है ये इनपुट आउटपुट। और बताइए इस इनपुट आउटपुट मॉडल के अलावा और कुछ? चलिए हम लोग आगे बढ़े। अब ये सब तो इतिहास है भारत में प्लानिंग का। वर्तमान में जो प्लानिंग की स्थितियां हैं उसको हम लोग को जो है वो देखना, और वो हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग जो है वो हमारा अब नीति आयोग जो है वो करता है, जिसको कि 1 जनवरी 2015 को जो है वो बनाया गया था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। और ये जो है आज के डेट में जो है वो सारा हमारा डेवलपमेंटल रिलेटेड जो प्लानिंग कमीशन का काम है उससे आगे बढ़ करके जो है वो बहुत सारे काम जो है वो कर रहा है। प्लानिंग कमीशन को लेकर बहुत सारी आलोचनाएं होने लगी कि वही जो है वो एक टूथलेस बॉडी है, जिसको जो है वो टारगेट तो बहुत सारा दिया जा रहा है, लेकिन एक्शन लेने के लिए जो है उसके पास कोई अधिकार नहीं है। उसमें बोला गया कि वन साइड फिट ऑल अप्रोच है, कि एक ही प्लान बना दिए, हर स्टेट जो है वो उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, हर स्टेट का रिक्वायरमेंट अलग है। अब जो गुजरात का पर कैपिटा इनकम और झारखंड का पर कैपिटा इनकम में अंतर है, लेकिन आपने पर कैपिटा इनकम बढ़ाने का प्लान बना दिया, तो इस तरह का जो है इसमें आलोचना जो है वो होने लगा। कई बार फिर इसमें आलोचना होने लगा कि प्लानिंग कमीशन जो है वो केवल और केवल सरकार के एजेंडा को जो है वो कर रहा है, आगे कर रहा है। तो ये सब चीजों को लेकर के जो है वो प्रधानमंत्री, जो हमारे नए प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी साहब आते हैं, और वो जो है इस प्लानिंग कमीशन को जो है वो खत्म कर देते हैं, और उसकी जगह पे जो है एक नीति आयोग का जो है वो गठन कर देते हैं, जो वर्तमान में जो है वो हमारे यहाँ प्लानिंग को लेकर के जो है सारा काम करता है। तो ये जो है नीति आयोग जो है वो बहुत तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दिया गया है, और मेनली हम लोग इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात करेंगे। इसके कंपोजिशन में अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री इसके जो है वो चेयरमैन होते हैं, और उसके बाद इसका ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट है, वाइस चेयरमैन है, उसके बाद इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, और इसके अलावा जो है इसमें कुछ कमेटियां आदि भी जो है वो गठित होती हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो नीति आयोग में हम लोगों का चलता है। अगर इसके और हम लोग जो है वो बात करें नीति आयोग में, तो इसका काम जो है इसकी डेट में बहुत एक्स्ट्रा काम जो है इसका जो है वो आ गया है। ये अब सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करता, बल्कि इस प्लानिंग को मॉनिटर करने के लिए जो है वो बहुत तरह का काम जो है वो करता है। जैसे बहुत सारे इंडेक्सेस जारी करता है, हेल्थ को रिलेटेड, एजुकेशन को रिलेटेड। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश में क्या ग्रोथ, क्या जो प्लान पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन का नतीजा क्या निकल रहा है, ये उस चीज को भी तय करने का नीति आयोग करता है। तो नीति आयोग सिर्फ प्लानिंग ही बना रहा है, उस प्लान के एग्जीक्यूशन के बाद जो उसका आउटपुट है उसको भी कई तरह से नापने का काम जो है वो कर रहा है। तो ये जो नीति आयोग है इसका जो है वो बहुत अच्छा रोल जो है वो वर्तमान में हम लोग देख सकते हैं। और नीति आयोग जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष कौन है, ये आपके लिए
करंट रिलेटेड प्रश्न है, बताइए। कौन है? सुमन बैरी, बिल्कुल बिल्कुल सही, सुमन बैरी। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग नोट कर लेंगे। तो सुमन बैरी साहब जो है वो अभी इसके उपाध्यक्ष जो है वो हैं। तो ये जो नीति आयोग है इसका जो है वो जब इसको बनाया गया था तो इसको 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। सबसे पहले 3 साल का एजेंडा बनाओ 2017 से लेकर के 2020 तक, जिसको 3 ईयर एक्शन एजेंडा कहा गया। उसके बाद इसको एक 7 ईयर स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनाने दिया गया था, यानी 15 से लेकर के जो है वो आप 7 साल तक का जो है वो एक एजेंडा जो है वो बनाइए। और उसके बाद एक इसको 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट बनाने दिया गया था, जो 2017 से लेकर के 2032 तक जो है वो करना था, जिसके अंतर्गत इंडिया एट 75 जो आजादी हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसी साल 75वां वर्षगांठ जो हम लोग मना रहे हैं, कंप्लीट हो गया 75। तो उसी चीज को लेकर के जो एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने का बात जो है वो नीति आयोग को दिया गया था और इसी एजेंडा पर नीति आयोग जो है वो काम कर रहा है। तो ये तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये 3 एजेंडा, पहले जो है वो 3 साल का एक्शन प्लान 17 से 20, फिर 7 साल का एक्शन प्लान जिसको कि 17 से लेकर के 22 तक का, 7 साल कितना हो गया, 17 से 3 और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक, 24 तक। तो 17 से जो है वो 24 तक का 7 ईयर स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनाने बोला गया और एक 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट भी जो है वो बनाने बोला गया। और इसी के अंतर्गत जो 2017 से 22-23 तक का जो दौर रहा, जिसमें कि इंडिया का 75वीं वर्षगांठ जो है वो हो गया, इन सब चीजों को लेकर के जो है उसको प्लानिंग बनाने के लिए जो है वो बोला गया। और इसी बीच जो है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का भी बात कहा गया, डिमोनेटाइजेशन भी कहा गया। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जो है वो वेरियस रिफॉर्म्स किए गए। ये सारा जो एजेंडा है ये इसी विजन डॉक्यूमेंट आदि जो बनाया जा रहा है, इसी सब के तहत जो है वो फॉलो किया जा रहा है। आप देखिएगा कि बहुत सारे बैंक को जो है वो मर्ज कर दिया गया, बैंकिंग सेक्टर को। उसके बाद जो है वो हमारा जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अलावा अगर हम लोग देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो है वो बहुत सारी चीजों को 100% FDI कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें जो है वो इसी नीति आयोग के सुझाव पर जो है वो किया जाने लगा। डिमोनेटाइजेशन भी जो है वो किया जाने लगा, टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो लाए गए, इसके अलावा GST जो है वो लाया गया। तो ये सारा जो है वो नीति आयोग जो थिंक टैंक था, पॉलिसी डिजाइन था, ये भारत में एक रोबस्ट आर्थिक सुधार करने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है, जिसका हो सकता है कि नतीजा हम लोग को आने वाले समय में जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिले। इसके अलावा नीति आयोग को जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो लगाने के लिए जो है वो जाना जाता है, जिसमें कि 2017 के बाद वो दर्पण पोर्टल जो है वो शुरू करता है, जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए जो है वो ग्रांट कैसे दिया जाएगा वो इस पोर्टल पे जो है वो चीजें आ जाती हैं। उसी तरह नीति आयोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसमें हमारा दुमका भी जो है एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आता है। झारखंड के कई सारे जिला जो है, रामगढ़ जैसे हो गया, देवघर हो गया, तो इस तरह के बहुत सारे जिला जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें शुरुआती में 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को जो है वो 49 की इंडिकेटर या परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो वो रखा गया था। 115 डिस्ट्रिक्ट को 49 इंडिकेटर जैसे न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस तरह की चीजों को जो है वो किया गया था। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो आज भी चल रहा है और नीति आयोग में जो है इसके प्रोग्रेस को जो है वो चैंपियन ऑफ चेंज करके जो है वो किया जाता है, हाईलाइट जो है वो किया जाता है। तो यह भी जो है टर्म को याद रखिएगा, चैंपियन ऑफ चेंज या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से संबंधित जो है वो चीजें हैं। इसके साथ साथ जो भारत में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा कि एयर इंडिया को बेच दिया गया, रेलवे में जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसके अलावा पवन हंस, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, इस तरह की चीजों का जो है डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। यानी कि सरकार जो है अपनी पूंजी जो है इसमें से हल्का कर रही है। यानी अगर सरकार 100% मालिक था तो अब सरकार जो है इसका डिसइन्वेस्टमेंट करके कुछ कम मालिकाना हक हो रही है और आधा जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। तो ओवरऑल जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो भारत में हो रहा है, यह भी जो है वो नीति आयोग के ही थिंक टैंक के रूप में जो है वो हो रहा है, जिसका एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा कि 18,000 करोड़ रुपए में टाटा ने जो है वो एयर इंडिया को खरीदा। पवन हंस हेलीकॉप्टर को भी जो है 1-2 साल पहले जो है वो बेचा गया था। तो इस तरह की चीजें जो है वो हो रही है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसके अलावा पोषण अभियान, इस तरह की चीजें भी जो है वो चलाया जा रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर को लेकर के PM आशा, स्वामित्व स्कीम, इस तरह की चीजें जो है वो चल रही हैं वर्तमान में भारत में, जो कि नीति आयोग का ही
रिकमेंडेशन पर जो है वो चल रहा है। इसके अलावा जो है हम लोग जानते हैं कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो है वो एजेंडा 2021 में जो है वो हम लोग इंक्लूड हुए थे और हम लोग जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भी जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस पर जो है वो इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल गोल का जो इंडेक्स है, जिसको हम लोग सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, जिसमें 17 लक्ष्य हैं, क्या काम कर रहा है, क्या क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा है, उसका क्या नतीजा आ रहा है, इन सब चीज को मॉनिटर करने का काम भी जो है वो हमारा वर्तमान में नीति आयोग जो है वो कर रहा है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि नीति आयोग का आज जो काम हो गया वो बहुत मॉडर्नाइज हो गया है और ये जो है वो आज के डेट में प्लानिंग कमीशन क्या था कि ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक दिखता था, बड़े बड़े लोग हैं वहां पे आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बड़ा बड़ा एजेंडा तय हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हो रहा था। अब नीति आयोग का क्या है, कम से कम मीटिंग होता है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम जो है वो किए जा रहे हैं। तो इस तरह की ग्रोथ जो है वो हम लोग जो है वो अब इंडिया में जो है वो देख रहे हैं। तो ये हो गया नीति आयोग का काम। इसके बाद जो वर्तमान में प्लानिंग है यह प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पर भी जो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको भी एडवाइस करने के लिए उनका एक काउंसिल है, वहां पे कई सारे लोग हैं, वो लोग आर्थिक नीतियों पे किस तरह से प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए उसके लिए जो है वो लोग हैं वहां पे। उसमें आप देखेंगे कि एक करंट का प्रश्न बनता है कि वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार है कौन है, बताइए। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अनंत नागेश्वरन साहब का नाम सुना है आप लोगों ने? यस सर। यानी कि करंट अफेयर्स आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। तो अनंत नागेश्वरन साहब जो है वो है। इसके पहले कौन थे? वो भी बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिस्ट थे। तो यंगेस्ट इकोनॉमिक एडवाइजर थे भारत के, विवेक देबरॉय थे। नहीं, अभी विवेक देबरॉय जो है वो आ गए हैं एडवाइजरी काउंसिल के। हम वो दूसरा चीज पूछ रहे थे, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उस काउंसिल के हेड जो है वो विवेक देबरॉय हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का जो ये चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर हैं हम उनके बारे में पूछे थे, अनंत नागेश्वर। ठीक है, हाँ वो पहले थे, के सुब्रमण्यम अभी नहीं रहे, वो यंगेस्ट थे। जो मैंने अभी सवाल पूछा था कि के सुब्रमण्यम यंगेस्ट थे, उनको रिप्लेस करके अनंत नागेश्वरन अभी जो है वो इकोनॉमिक एडवाइजर हो गया प्राइम मिनिस्टर के। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ये जो है जिसको हम लोग शॉर्ट में PMEAC कहते हैं, PMEAC, यह जो है नीति आयोग और प्रधानमंत्री के बीच में जो है वो लिंक का काम जो है वो करता है। ये कोई सरकारी संगठन नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कोई इसको एक्ट कोई बिल लाके इसको नहीं लाया गया है। शुरुआती दौर में जब 2000 के आसपास तक का दौर था, तो इसी दौर में जो है वो कुछ इकोनॉमिस्ट लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कुछ सलाह देने लगे और यही जो है वो चीजें शुरू हुई। और मनमोहन सिंह जो 2014 में तक थे, उन तक जो है वो ये परिपाटी जो है वो चलता रहा। और प्रधानमंत्री मोदी साहब जो 2014 में आए, तो उसके बाद उन्होंने जो है ये एडवाइजरी काउंसिल का कंसेप्ट को हटा दिया। ये विशेषाधिकार था प्रधानमंत्री का कि उनको रखें ना रखें, तो उनको जो वो हटा दिया, नहीं रखे। तो आप देखिएगा कि उनके आने के बाद 2015, 16, 17 ये सब जो 3-4 साल था, इनके आर्थिक नीतियों की बहुत आलोचना हुई। प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों की जो बहुत आलोचना हुई और बहुत अच्छा आर्थिक नीति जो है वो नहीं क्रिएट कर पाए। उसी बीच में जो हम लोग देखे कि 2017 में जो है वो डिमोनेटाइजेशन वगैरह का भी काम किया गया, GST वगैरह लाने का काम किया गया। तो देश के आर्थिक हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो उसके बाद फिर जो है वो हमारा ग्रोथ रेट भी जो है वो डिक्रीज करता चला जा रहा था। तो बहुत सारा जो है वो प्रधानमंत्री के फॉल्टी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इस तरह का माहौल जो है वो देश में बन गया था। तो फिर ये सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री जो है फिर से अपना इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो बनाते हैं सितंबर 2017 में, और उसके बाद से जो है वो चल रहा है।
तो वर्तमान में जो है वो विवेक देबरॉय जो है वो इसके चेयरमैन है, और इसके साथ साथ जो है कुल मिलाकर 7 फुल टाइम पार्ट टाइम मेंबर जो है वो इसमें रहते हैं। इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेक्रेटरियल सपोर्ट जो है वो नीति आयोग और प्रधानमंत्री को जो है वो ये PMAEC जो है वो EAC जो है वो देता है। और जैसे GST काउंसिल को बनाना, GST के रेट स्लैब्स को तय करना, जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो प्रधानमंत्री का जो रोल रहता है, हालांकि उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है, उसको फर्म्स को दे दिया गया, ऑयल कंपनीज को दे दिया गया, रेगुलेट करिए, लेकिन फिर भी ओवरऑल प्राइसिंग वगैरह को लेकर के जो है वो है, जो हमारा डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना, वैसी करना, इस तरह की चीजें जो चल रही हैं, ये सारा जो है वो प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ही जो है वो वहां पर हम लोग को देते हैं। और यही जो है वो वर्तमान में स्थितियां जो है वो आर्थिक नीति को लेकर के जो है वो हमारा चल रहा है भारत में। तो विवेक देबरॉय साहब को भी जान के रखिएगा, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के हेड हैं प्रधानमंत्री के। और जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें, वो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, वो है अभी अनंत नागेश्वरन। तो इन दोनों के बीच में जो है वो कंफ्यूज नहीं करिएगा। जब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति की बात करें तो विवेक देबरॉय साहब, और जब भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की हम लोग बात करें, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करें, तो अनंत नागेश्वरन साहब जो है वो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। तो इसी तरह से जो है वो वर्तमान में हमारा प्लानिंग सिस्टम जो है वो इंडिया में चल रहा है। तो बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन करने का जो है वो काम जो है वो चल रहा है। इन सारे चीजों को लेकर के जो यही एडवाइजरी काउंसिल है, लगभग यही जो है वो सजेशन जो है वो देता है। और सिनेमा में देख के ये मत मानिएगा कि भाई बहुत सारे सिनेमा में जो है वो अभी आजकल दिखा दिया है कि भारत में बहुत ज्यादा आतंकी गतिविधि ये वो हो रहा था, इसकी सूचना जो है प्रधानमंत्री को थी, तो प्रधानमंत्री जो अचानक आते हैं और नोटबंदी कर देते हैं। तो ये सब जो है वो सिनेमा और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उन सब का ज्ञान जो है वो अब आप लोग से जो है वो अलग हो जाइए। और इनमें जो है अभी जो है वो प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है, विवेक देबरॉय साहब जो है वहां पर हैं। यही विवेक देबरॉय साहब जो है वो इनको जो है वो 2-3 कमेटी में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली दिया गया है, पोजीशन दिया गया है। भारत में कर सुधार को लेकर के भी जो है वो विवेक देबरॉय कमेटी बनाई गई है। मेट्रो लाने के लिए भी जो है इंडिया में विवेक देबरॉय कमेटी जो है वो बनाई गई है। तो ये विवेक देबरॉय साहब को बहुत सारे जगह पे जो है वो बनाया जाता है, और इनकी पूरी टीम जो है वो भारत में फाइनेंस सिस्टम के लिए क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या पॉलिसीज लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, इन सब चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री को जो है वो एडवाइस देता है, न कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा या सिनेमा देख करके जो है वो एडवाइस दिया जाता है। तो हाल फिलहाल में ही कुछ वेब सीरीज आई हुई थी जिसमें जो है वही कुछ टेररिज्म रिलेटेड था, तो बहुत ज्यादा टेररिज्म बढ़ गया है, फॉरफिट करेंसी बढ़ गई है, इसका जो है इसके लिए प्रधानमंत्री चिंतित हो रहे थे, इसलिए जो है वो नोटबंदी कर दिए। इस तरह का कुछ नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। तो हम लोग सब लोग जो है ये सब चीजें देखते हैं, हमको कई बार हंसी भी आता है कि अच्छा ठीक है, अच्छा लिंक किया, मतलब सेंटिमेंट से कैसे जो है वो लोगों के खेलने का काम कर रहा है। तो खैर वो अलग चीज है। तो हम लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, इन चीजों को समझते हैं, देखते हैं। और यही जान लीजिए कि जो प्रधानमंत्री का फाइनेंशियल थिंक टैंक है वही जो है वो काम कर रहा है, और वो उनको जो है वो सजेशन देता है, जिसको लोग प्रधानमंत्री का आर्थिक एडवाइजरी काउंसिल या इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं। और समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री साहब के या देश का जो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल चेंजेस जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो इसी थिंक टैंक का जो है वो नतीजा है। इसमें जो है एक चीज और फैक्चुअल याद रखिएगा कि प्रगति पोर्टल, प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये एक पीएमओ के अंतर्गत जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, वेब प्लेटफॉर्म है। इसका भी जो है वो सजेशन जो है वो यही इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल दिया था, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सारे आर्थिक गतिविधियों को ऑनलाइन किया जा रहा है और इंटरनेट से जो है वो जोड़ा जा रहा है। तो ये प्रगति, इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति। तो ये 2015 से एक्टिव एक वेब प्लेटफॉर्म है जो पीएमओ में जो है वो पीएमओ जो होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, इसमें जो है वो एक्टिव है, वहां पे ये काम करता है ये प्रगति। और ये जो है भारत में वर्तमान में जितनी स्कीम है, जितना टैक्स सिस्टम है,
जितना तरह का जीएसटी वगैरह का है, ये सारे चीज को ऑनलाइन मॉनिटर करने के लिए जो है वो यही प्रगति जो है वो वेब प्लेटफॉर्म जो है वो लाया गया है। और वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं जितना तरह का टैक्स रिफॉर्म हो रहा है, जितना तरह का ईपीएफओ को लेकर के अभी हाल फिलहाल में चीजें चल रही थी, करंट में आप लोग 2-3 दिन पहले अखबार में पढ़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट का इस पर ऑर्डर चल रहा है। इसके बाद जो है वो म्यूचुअल फंड को लेकर के आप देखेंगे कि बहुत तरह का जो है वो आजकल मार्केट में चल रहा है, म्यूचुअल फंड सही है, ये है, महेंद्र सिंह धोनी भी म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। तो इन तरह की चीजें जो है वो आ रही हैं, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी जो बन रहा है, इन सारे का बुद्धि जो है वो प्रधानमंत्री को देने का काम जो है वो यही जो प्रधानमंत्री का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है यही करता है, यानी कि आर्थिक जो उनका सलाहकार समिति है उन्हीं का जो है वो मेन काम है। इसके अलावा हम लोग देखें कि ई समीक्षा जो है वो ये सब भी जो है वो काम करता है, पोर्टल है ये सब जो है वो फाइनेंस सेक्टर में जो है काम करे। तो वर्तमान में जो है वो प्लानिंग जो है वो इसी तरह से जो है वो भारत में चल रही है। प्लानिंग कमीशन का जो इतिहास था वो पुराना हो गया और वर्तमान में यही चीजें जो है वो भारत में चल रही हैं। और इसमें और भी डायमेंशन हैं जो कि उतना डीप में जाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इतनी चीजों को भी आप अगर समझ रहे हैं तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको जो है वो मिल रहा होगा। इसमें जो एक और चीज जो हम हाईलाइट करना चाहेंगे वो इम्पोर्टेंट है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। ये जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड प्रश्न क्योंकि मैंने देखा है हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में, तो इसलिए इसको जो है वो बता दे रहे हैं। तो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, यानी कि जिसको सांख्यिकी मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल पहले आप लोग से यही है कि कौन है इसके मंत्री, MOSPI मिनिस्टर कौन है? बताइए। क्या चीज बोल रहे हैं? आवाज नहीं सुन पाए आपकी। गठन के नाम से जो है वो कहा जाता था, वो भी अब पास्ट हो गया, उसको जो है वो मर्ज कर दिया गया। उसी तरह NSSO था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये जो है वो वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, महंगाई का इंडिकेटर, ये सब को लेकर के जो है वो मंडियों में जाना, पब्लिक तक जाना और सर्वे करने का काम जो है वो करता था। रूरल अर्बन का जो प्राइसेस है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो, उसके बाद जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता आदि जो दिया जाता था, तो कितनी प्रतिशत महंगाई बढ़ी, खाद्यान्न की महंगाई क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की महंगाई क्या है। तो इन सारी चीजों को जो है वो सैंपल कलेक्ट करके जो है वो एक डाटा देने का काम जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO जो है वो किया करता था। और NSSO और CSO आपस में मिल करके जो है वो काम करता था। और यही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वो इसका डाटा वगैरह रिलीज करने का काम करता था। वर्तमान में 2019 में CSO और NSSO को जो है वो मर्ज कर दिया गया है और नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO बना दिया गया है। और इसमें जो है वो सी रंगराजन कमेटी जो है वो थे, एक कमीशन जो है वो बना था। सी रंगराजन जो हमारे RBI के गवर्नर भी थे, तो उनके चेयरमैनशिप में जो है 2005 में ही जो है वो कमीशन बना था, जो ऐसा सजेशन दिया था कि CSO और NSSO को जो है वो मर्ज कर दिया जाए। तो ये जो है वो उस समय इंप्लीमेंट नहीं हो सका था और जून 2019 में जो है वो इंप्लीमेंट हुआ। और एक वर्तमान में जो है वो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है वो NSO जो है वो सरकार के अंतर्गत जो है वो काम करता है। जो भारत का चीफ स्टैटिस्टिशियन, क्या कहेंगे, स्टैटिक्स CIAN जोड़ दीजिए उसमें, तो स्टैटिस्टिशियन या जो भी प्रोनाउंस करेंगे, तो वही जो है वो माना जाता है। और वर्तमान में जितना तरह का डाटा को कलेक्ट करना है, इन सारा काम जो है वो यही NSO जो है वो करता है। जो भी हमारा महंगाई भत्ता वगैरह जो आता है या कितनी महंगाई दर है, ये सबको कैलकुलेट करने का काम जो है वो NSO ही करता है। इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से ये याद रखना है कि सी रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये किया गया था। जून 2019 में दोनों को मर्ज किया गया है। और उधर दो चीजें याद रख लीजिएगा कि CSO कब बना और
NSSO जो है वो कब बना था, हम भूल गए इस चीज को चेक करना और हमको ध्यान भी नहीं है, लेकिन दोनों 1950s के दौर में ही कहीं कहीं पे बना हुआ है। तो जरा सा आप लोग भी इसको जो है वो चेक करके अपडेट कर दीजिएगा ग्रुप में। तो यही जो है वो वर्तमान में भारत में प्लानिंग का जो है वो सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो हम लोगों ने इसका पास्ट भी देख लिया और प्रेजेंट भी देख लिया, और संभावित जो प्रश्न बनता है उन चीजों पर भी जो है वो हम लोगों ने चर्चा कर लिया। हाँ बिल्कुल, विवेक देवराय कमेटी मर्जर ऑफ रेल बजट विद जनरल बजट, ये भी जो है वो विवेक देवराय कमेटी का ही जो है वो रिकमेंडेशन था। तो ये भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कमेटी जो है वो रही थी। विवेक देवराय बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये हो गए। उसके बाद फिर आपका सी रंगराजन साहब थे, उसके बाद आपका वो अनंत नागेश्वरन साहब हैं, उसके बाद अरविंद पनगड़िया साहब थे। उसके बाद अगर बात करें तो RBI के जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल साहब, और उनसे पहले जो थे क्या नाम था उनका, देखिए चेहरा रघुराम राजन साहब। तो ये लोग, जी बिल्कुल रघुराम राजन साहब, तो ये लोग जो है वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जो है वो भारत के हुआ करते थे, और बहुत ही इथिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो हुआ करते थे। पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर जो है वो देश का एजेंडा ये लोग जो है वो रखते थे। तो कई बार जो है वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के साथ इस तरह की चीजें जो है टैली अप नहीं करती हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग जो है वो अपने अपने पद से जो है वो छोड़ करके जो है वो आगे बढ़ गए। मतलब इस देश का दुर्भाग्य है कि अरविंद पनगड़िया और ऐसे लोग जो है वो जाके विदेशों में पढ़ा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटीज में, और हमारे यहाँ जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोग को नहीं मिल रहा है। उसी तरह नोबेल लॉरिएट जो हमारे अभिजीत मुखर्जी थे, उन्होंने जो पॉवर्टी पे काम किया था उसका भी इम्प्लीमेंटेशन का सजेशन जो है वो दिया गया था कि उसी तरह से जो है जो उनका प्रोजेक्ट था उसी पर जो है भारत सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन नहीं किए। तो खैर ये सब सरकार के और आर्थिक व्यवस्था की आलोचना हो सकती है, जो कि अदर थीम है हमारा। वर्तमान में हमारे लिए ऑब्जेक्टिव को लेकर के जितनी चीजें थी, प्रीवियस प्लानिंग प्लस वर्तमान में जो प्लानिंग है, इससे संबंधित चीजों को जो है वो कर दिया गया है। यहां तक में बताइए किन्हीं का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है, किसी तरह का कंफ्यूजन है? समझ में आ रही हैं चीजें? यस, ऊपर ऊपर चला गया सब, कुछ बताइए। सब चुप लगा दिए हैं। कभी ध्यान से सुन रहे सब अच्छे से सबको समझ में आ रही है। बिल्कुल। तो अब करंट रिलेटेड जो स्टैटिक है ना, अब प्रश्न जो है वो इस तरह की ओर स्विच हो रहा है। प्रश्न में जो मॉडर्नाइजेशन अगर आएगा ना, ट्रेडिशनल से हटकर जो प्रश्न का मॉडर्नाइजेशन होगा, तो वो इसी इर्द गिर्द जो है जो चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी इर्द गिर्द मॉडर्नाइजेशन होगा। अब ट्रेडिशनली पंचवर्षीय योजना, किसी पंचवर्षीय योजना को उठा के उसका थीम वगैरह पूछ रहा है, तो ये बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया, बहुत जनरल क्वेश्चन हो गया। सब लोगों ने अब इन चीजों को बहुत अच्छे से जो है वो कमांड कर लिया है। लेकिन जहां और जैसे इन चीजों से ऊपर उठकर अगर थोड़ा सा प्रश्न बनाया किसी एग्जामिनेशन में या किसी क्वेश्चन सेटर ने, तो फिर इन्हीं प्लानिंग और वर्तमान स्थितियों पर जो है आकर वो अटकेगा। तो आप लोग जो है इस तरह से पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग इस तरह से चल रहे हैं, तो हम लोगों ने स्टैटिक और बेसिक चीजों को भी देख लिया, वर्तमान में प्लानिंग की क्या प्रोसेस है, इन चीजों को भी हम लोगों ने देख लिया। तो मेरे उम्मीद से इससे डीप में जाकर जो है वो कहीं भी मेरे समझ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपका नहीं बनेगा। फिर अब यूपीएससी लेवल चले जाइएगा तो फिर अलग है, फिर इसमें और डिटेल्स जो है वो चीजें आ जाएंगी। लेकिन स्टेट पीसीएस तक में जो भी हिंदी बेल्ट का स्टेट पीसीएस है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, हरियाणा, इस तरह के लेवल के जो स्टेट पीसीएस है, इवन उत्तराखंड, तो वहां पर मैं आपको जो है वो अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को एडवांस करना चाहेगा तो लगभग इसी लेवल पर जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हमको लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
चलिए, तो अगर यहाँ तक में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर किन्हीं को किसी तरह का सवाल है, कुछ है तो बताइए। इकोनॉमिक एक ऐसा डायनेमिक सब्जेक्ट है कि जिसको जितना पढ़िएगा वो उतना ही नया लगेगा, और खास करके जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, जो कभी 10-12 के बाद जो है वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, उनको जो है इकोनॉमिक्स बहुत बोझिल लगता है। लेकिन इसको जितना इंटरेस्ट से आप पढ़ेंगे और जितना चीजों का आप रिलेट करके पढ़ पाएंगे, बोझिल इसलिए लगता है कि लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। अब 8वीं 12 को पंचवर्षीय योजना है, लोग फैक्ट रखते रहो, कब आया कब गया, कौन मॉडल पे है, क्या लक्ष्य रहा, तो ये फैक्ट है, आज याद है कल नहीं याद है, कुछ टर्म मिस कर गए, तो ये चीजें चलती है। लेकिन जब यही चीजें करंट से रिलेट हो गई, यही चीजें कॉजेज से रिलेट हो गई कि भाई प्लान में जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्यों लाया गया, एक्सक्लूसिव ग्रोथ को क्यों लाया गया इस प्लान में, क्योंकि ग्लोबली कुछ ऐसा चल रहा था। तो ये सब चीजें जब इकोनॉमिक में रिलेट होता है तो इकोनॉमिक फिर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो लगने लगता है। तो इकोनॉमिक्स को जो है वो इसी तरह, इसी अप्रोच से जो है वो कभी भी पढ़िए, जहां भी पढ़िए, अपने से भी पढ़िए, तो इसी अप्रोच से जो है वो होना चाहिए, रिलेट करके। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन में आते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा इस पे फिर आप लोग पढ़िए, रिवीजन करिए, फिर प्रॉब्लम होगा तो कल हम लोग जो है डाउट डिस्कशन सेक्शन में हम लोग आ ही जाएंगे। और एक सवाल भी जो है वो हम लोग का उठा ही था। क्या सवाल उठा था? इनपुट आउटपुट मॉडल। हाँ जी, इनपुट आउटपुट मॉडल। ओके, तो अब क्या है, जैसे देखिए एक नई चीजें आई, कहीं पे आप लोगों ने पढ़ा, तो ये इनपुट आउटपुट मेथड जो है उस पर हम स्टडी करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे। तो फिर यही डायनेमिज्म है इकोनॉमिक्स का, यही जो है वो आपको ये देगा। हालांकि और जब आप इसमें डीप आइएगा तो कोविड के बाद पोस्ट कोविड इकोनॉमी जो है इसमें बारबेल स्ट्रेटजी वगैरह अडॉप्ट किया गया था, वी शेप रिकवरी वगैरह का टर्म जो है आप देखेंगे खूब चला था प्रचलन में। तो हालांकि ये हम लोगों का फिर टू डीप चले जाएंगे हम लोग, बहुत डीप हो जाएगा। फिर वो सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो है वो कॉन्सेप्ट आया, 5 पिलर जो है उसमें रखा गया। तो ये सब चीजें जो है वो आने लगती हैं, तो जो कि हम लोगों का ऐसा जरूरत नहीं है। 20 लाख करोड़ का पैकेज फिर लाया गया, तो ये सब जो है वो करंट रिलेटेड चीजें हैं, जो कि इतना डीप में हमको नहीं लगता कि फ्री में जो है वो जाना चाहिए। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड, यही जो है वो हमारा 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया था, जिसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज रखा गया था। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज पे जो है वो उसको किया गया था। मिडिल क्लास, कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्रीज, ये सबको जो है वो प्रमोट करने का काम जो है वो किया गया था। तो ये सब चीजें जो है वो चली थी। इसी बीच जो 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन आया एनके सिंह का, जिसमें पंचायतों को सबसे ज्यादा पैसा देने का जो है वो बात कर दिया गया, जिसको लेकर के भी बहुत ह्यू एंड क्राई मचाया गया। तो सारी चीजें जो है वो चल रही है साइमल्टेनियसली। हर कुछ वही नहीं है जो आज तक वाले हम लोग को दिखा रहे हैं, वो नहीं है। पढ़ने और समझने को बहुत चीजें हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ का अभी इम्प्लीकेशन नहीं समझ में आता, अभी हम लोगों को महंगाई आदि फील हो रहा है। उसका हो सकता है भविष्य में इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत अच्छा हम लोग को दिखे। एक इसका आलोचनात्मक साइड भी है। तो यही खूबसूरती है हमारे डेमोक्रेसी की, इस सब्जेक्ट की। जितना पढ़िए, जितना समझिए। चलिए आइए, तो हम लोग करंट अफेयर में बात कर रहे हैं। एक स्पेस मिशन चलाया गया, होप, HOPE, होप। तो ये किसी देश ने चलाया था, बहुत उसका इंपॉर्टेंट मिशन है। किन्हीं को आइडिया है क्या है ये होप मिशन? सऊदी अरब स्टार्ट किया, UAE था, ठीक है। तो ये एक जो है वो होप मिशन एक मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट था, मंगल ग्रह को जो है वो स्पेस करेगा। और ये एक अनमैन्ड स्पेस प्रोब था, जो कि UAE के द्वारा जो है वो उसका पहला जो है वो इंटरप्लैनेटरी मिशन जो है वो था। और होप मिशन जो है वो
2 साल का जो है वो मिशन था कि मिशन है, और 2 साल जो है इसको लगेगा मार्स के स्टडी आदि जो है वो करने में। ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट कि मार्स जो है वो हमारे लाइफ से जो है वो सबसे क्लोज है, यानी कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज वाटर और ऑर्गेनिक मटेरियल का जो है वो वहीं पर है। असल में ये सब जो है वो पब्लिक को दिखाने का एक बहाना है। रेयर अर्थ मेटल का नाम सुने होंगे आप लोग, पढ़े होंगे, इसको भी हम पढ़ा देंगे, बता देंगे नेक्स्ट टॉपिक में या कल बता देंगे। REM, तो कुल मिला के 9 या 10 नहीं 9 ही, तो 9 रेयर अर्थ मेटल हैं जो कि अर्थ में रेयर पाए जाते हैं और जिनका यूज वर्तमान में बहुत ज्यादा है। तो इन मेटल्स को असल में जो इसका हिडन एजेंडा है ना, क्या लगता है पानी का ड्रॉप खोजने के लिए आदमी करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करके मंगल जाएगा? चलिए मानिए लिया मिल गया, पानी झरने मिल गया, तो क्या वहां से पाइप लगा के आपके घर में सप्लाई लगा देगा? नहीं ना। भारत लैंड में, अर्थ में जितना पानी है वो 70% है, उसी को प्यूरिफाई करिए और अपने यूज में लाइए। तो वहां लाइफ खोजने का और ये करने का, एलियन ढूंढने जा रहे हैं और वहां से स्पेस क्राफ्ट उतरेगा, जादू जादू करेंगे, धूप धूप करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। असल में जो है वो ये इन मिनरल्स की खोज में जाता है, इन रेयर अर्थ मेटल की खोज में आता है कि वहां पे कुछ ऐसा मिल गया और वहां से अगर हम लोग आसानी से ले आए तो फिर डेवलपमेंट के अलग अलग कहानी जो हम लोग गढ़ सकते हैं। तो यही जो है वो मेन इसके अंतर जो हिडन एजेंडा है, समझ लीजिए कि वो है। लेकिन ऊपर से हम लोग कहें तो उसमें हैबिटेट खोजने के लिए, वाटर को खोजने के लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोजने के लिए जो है वो हम लोग मिशन भेज रहे हैं। क्या करेंगे वहां खोज के? मिलिए गया, चलिए बैक्टीरिया को मिलिए गया, तो क्या करेंगे उस बैक्टीरिया का? हम उसको यहाँ लाके क्या प्रदर्शनी में लगाएंगे, टिकट लगाएंगे कि भाई आओ और देखो मंगल से लाया हुआ बैक्टीरिया है। 10 दिन आदमी गप करेगा, जब 11वां दिन जो है वहां पता चला कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो सारे न्यूज चैनल वाले लग गए वहां पे। या झारखंड रहा तो पता चला कि भाई ईडी सरकार गिर रही है, सरकार आ रही है, जा रही है, भाभी जी मुख्यमंत्री बन रही है, ये सब चीजें जो है शुरू हो जाएंगी, भूल जाइएगा। तो एक्चुअल में ये जो है प्रोब वगैरह जो किया जा रहा है वो इसी रेयर अर्थ मिनरल को जो है वो खोजने के लिए कई जगह पे जो है वो पाया भी गया है, और इसके अलावा जो है वो उसको प्रॉफिटेबली लाने का भी जो है वो चर्चा किया जा रहा है कि कैसे जो है अगर हम लोग उसको प्रॉफिटेबली ले आए तो हम लोग जो है वो उस पर बहुत सारा चीज जो है वो कर सकते हैं। तो असल में मुद्दा जो है वो यही सब है। इसी बात पे आज आप लोगों ने देखा होगा सुबह से प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव साहब के यहाँ जो है 17-18 ठिकानों पर छापा लग रहा था, 2 AK-47 मिले हैं। बात उठ गई तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसी को हम समझाना बता देते हैं। तो ईडी के जो ऑफिसर्स हैं बड़ा स्टाइल में 2 AK-47 दो साइड में लगा दिए और बीच में ईडी लिख दिए, फोटो वायरल हो गया पूरा, देखे होंगे आप लोगों के मोबाइल में आ गया होगा। तो बुलेट्स को ईडी में सजा दिए और दोनों साइड 2 AK-47 राइफल रख दिए। अब शाम में करीब 7:30 बजे रांची पुलिस जो है एक जारी करती है सूचना, एक इंफॉर्मेशन जारी करती है कि रांची पुलिस के 2 सिपाही भारी बारिश में प्रेम प्रकाश साहब जो इनके पूरे परिचित व्यक्ति थे उनके घर की तरफ से लौट रहे थे, तो भारी बारिश की वजह से ये अपने राइफल्स को जो वो नहीं लेके आ सके और उनके घर पे जो है वो ले जाकर उनके अलमारी में लॉक करके उन राइफल्स को रख दिया और चाबी अपने साथ लेकर के जो है वो आ गए। और अगले दिन जब वो उसको रिसीव करने पहुंचे तो पता चला वहां ईडी की रेड है। तो ये तत्काल प्रभाव से 2 सिपाहियों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये रांची पुलिस ने जो है इन 2 राइफल्स को लेकर के जो है वो सफाई दी। तो बस सबसे बड़ा बेवकूफ हम ही यहाँ पर, जो हम ही लोग 20-25 लोग हैं, और झारखंड के जो चंद नेताओं को छोड़कर जो पब्लिक है वही सबसे बड़ी बेवकूफ है। तो ऐसा ही समझते हैं हमारे नेता, पुलिस और प्रशासन के लोग। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है रांची पुलिस का, उन्होंने नोटिस जारी करके ये बात बताई है, तो समझ लीजिए। और यही AK-47 रखने के लिए हम लोगों को संजय दत्त की फिल्म देखने पड़ गई। क्या नाम था फिल्म? संजू। बताइए कि यही प्रूव करने के लिए कि हम लोग को फिल्म दिखा दिया गया कि देखो भारतीय लोगों को जो है, देखो फिल्म देखो कि संजय दत्त जो है वो ऐसे AK-47 रखे थे तो वो बेचारे गलती से रख लिए, सुरक्षा के लिए रख लिए। और अनंत सिंह जो मोकामा के विधायक थे उनको भी जो है वो सजा हो गया और विधायकी चली गई, सब चीज हो गया, इसी AK-47 को रखने के लिए जो है वो जो है ये किया गया था। लेकिन प्रेम प्रकाश साहब के इतनी अच्छी दोस्ती है सिपाहियों से कि उनके अलमारी में लॉक करके चाबी जो है वो लेके जा सकते हैं। भाई मेरे घर में
मान लीजिए संतोष जी से हमको बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हम संतोष जी के 2 कट्टा को जो है बोलेंगे लाइए, रख दीजिए, चाबी लेके चले जाइएगा मेरे लॉकर से। तो भाई बहुत सही है, सही खेल गया। तो यही सब चीजें हमारे राज्य में चल रही हैं, मजा लीजिए जितना ले सकते हैं। खैर चलिए, आइए। तो होप मिशन जो है वो यूएई का मिशन है, मार्स तक पहुंचने के लिए अनमैन्ड प्रोब था, और अरब वर्ल्ड का जो है समझ लीजिए कि ये पहला इंटरप्लेनेटरी जो है वो मिशन था। और वही दुनिया जान की बातें कि वाटर खोजना है, ऑर्गेनिक मटेरियल खोजना है, लाइफ का क्या पॉसिबिलिटीज है, यही सब खोजना है, यही सब इसका जो है वो उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसी फील्ड में आगे बात करें तो आदित्य L1, ये आदित्य L1 क्या इंडिया का मिशन है, इंडिया का मिशन है सर, सन पे 2025 में। बिल्कुल, तो ये जो 2025 में तो इंडिया का पहला ये साइंटिफिक एक्सपेडिशन है जो सूर्य को जो है वो स्टडी करेगा, और ये इसरो का जो है वो मिशन है, हमारे यहाँ तो इसरो ही है। तो आदित्य L1 जो है वो एक 400 किलो का सैटेलाइट होगा जो कि PSLV के द्वारा जो है वो छोड़ा जाएगा, और ये जो है वो सन से रिलेटेड चीजों को जो है वो अध्ययन करेगा। और क्या, बस और इतना ही जान लीजिए आदित्य L1। इसी में आगे हम लोग बढ़े, इसी स्पेस वगैरह में अगर आगे बढ़े तो एक निसार, NISAR, निसार टर्म जो है वो आया। तो ये निसार जो है वो नासा और इसरो ये दोनों मिल करके जो है वो कोलैबोरेट किया और एक स्पेस अपर्चर रडार जो है वो बनाया, और ये जो है वो एक सैटेलाइट की तरह ही जो है वो लॉन्च किया, और श्रीहरिकोटा से जो है वो लॉन्च किया। और ये जो है वो हर 12 दिन में ग्लोब का जो है वो, पूरे अर्थ का जो है वो इमेजिंग जो है वो करेगा, जहां पे लैंड, आइस शीट, ग्लेशियर, ये सब का जो पोजीशन है, और इसको जो है वो मॉनिटर करने का काम जो है वो करेगा। और इसमें नासा जो है वो इसको रडार, सैटेलाइट ये सब प्रोवाइड करेगा, GPS सिस्टम प्रोवाइड करेगा, वहीं पे इसरो जो है इसको स्पेसक्राफ्ट और लॉन्चिंग व्हीकल ये सब जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से जो है वो दोनों जो है वो कोलैबोरेट जो है वो किया है। तो निसार याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है नासा और इसरो का एपर्चर रडार। तो यही जो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यही जो है वो इसका पूरा नाम है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये निसार है, तो इसको याद रखिएगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसी तरह का एक कंफ्यूजिंग नाम आप देखिएगा कि निसर्ग तूफान भी आया था, तो उससे कंफ्यूज नहीं करिएगा कि निसर्ग और निसार में क्या अंतर है। तो ये निसार जो है वो स्पेस रिलेटेड चीजें हैं, और वो निसर्ग जो है वो तूफान आदि जो है वो आया था। तो इसी तरह की चीजें जो है यहाँ पर हमारे चल रही हैं। आदित्य L1 हम लोगों ने देखा, निसार देखा, इसके बाद जो है वो हम लोगों ने होप मिशन देखा। तो ये सब जो है वो करंट में स्पेस रिलेटेड चीजें जो है वो चल रही हैं। सर ये आदित्य L1 सर कब लॉन्च किया गया है सर, कब किया जाएगा सर? अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसका डेट बढ़ रहा है। टारगेट तो 2023 में रखा गया था, लेकिन अभी फिलहाल इसका डेट जो है वो कंफर्म नहीं है। सर ये निसार में जो कंपोनेंट्स है, जैसे नासा ने क्या क्या वो प्रोवाइड हाँ, करेंगे हम सर, और फिर से हम कर दे रहे हैं, एक सेकेंड। इसमें जो नासा है ये रडार देगा, उसके बाद GPS रिसीवर देगा, और कम्युनिकेशन सब सिस्टम जो है वो देगा। ये 3 मेजर चीज जो है वो नासा की तरफ से रहेगा, रडार, कम्युनिकेशन सब सिस्टम और GPS रिसीवर्स, ये 3 चीज जो है वो नासा की तरफ से है।
और इसरो की तरफ से जो है स्पेसक्राफ्ट बस यानी कि जो लॉन्च व्हीकल है वो रहेगा। उसके बाद जो है वो एस बैंड रडार जिसको कहते हैं, जिसको सेकंड टाइप रडार कहते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म है, वो देगा। और लॉन्च व्हीकल और लॉन्च सर्विस जो है वो, ये दोनों चीज जो है वो इंडिया इसरो की तरफ से जो है वो दिया जाएगा। तो सर मेन जो है अर्थ को इमेजिंग मेन इसका काम जो है वो हाँ, इसमें हर 12 दिन में जो है वो अर्थ का या पूरे ग्लोब का जो है वो इमेजिंग करेगा, जिसमें अर्थ का लैंड सरफेस, आइस सीट, ग्लेशियर, माउंटेन, ये सब चीजों का जो है वो स्टडी करेगा कि गल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो इन चीजों का जो है वो अध्ययन करेगा ये निसार सैटेलाइट। या सैटेलाइट नहीं, क्या कहते हैं इसको, रडार सैटेलाइट। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो आपको टारगेट दिए थे कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो है वो हम लोगों को लगभग इस साल के पूरे जो है वो कर लेने हैं। तो इसमें हम आपसे जो है वो रैपिड जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछते चले जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट अभी अवार्ड वगैरह जो है वो मिला है, और जो आप अगर जानते होंगे तो फटाक से उसका जवाब दीजिएगा, और नहीं है तो उसको नोट करते चलिएगा। तो हम 10-12 जो है वो इसमें इम्पोर्टेंट है, और एक बार में जो है वो एक ही आदमी आंसर देंगे तो ठीक है, क्योंकि सब एक साथ बोलने लगेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। चलिएगा, तो सबसे पहले जो है वो अभी एक चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये किनको दिया गया है? चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये दिया गया डेविड एटनबरो को। डेविड एटनबरो, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एकदम वन लाइनर है, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं नोट कर लीजिए, और कोई इशू नहीं है इसको जो है वो लेकर के जो है वो परेशान होने का। ये बस फैक्चुअल चीजें हैं, आप जितना ज्यादा जो है इसको याद रख सकते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डेविड एटनबरो। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022। तो ये दिया गया है, कोई बताएंगे? सर कोई ईरान के फोटोग्राफर है। कैंपस कामलुप्स रेसिडुअल स्कूल को दिया गया ना उसका जो फोटो। हाँ यस, ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है। ये है कामलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल, इसी को जो है वो दिया गया। कामलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल, कामलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल, कामलुप्स रेसिडेंशियल स्कूल, इसको दिया गया। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार 2022। ये जो है मैथ का नोबेल पुरस्कार जो है इसको बोला जाता है एबल पुरस्कार 2022। किसको दिया गया? डेनिस पार्नेल सुलिवान। सलीवान, यस, डेनिस पार्नेल सुलिवान। कुछ बोल रहे हैं कोई? चलिएगा, तो नेक्स्ट है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है, वो है यूएस का इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड। यूएस का इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड, यूएस इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड। ये सारे 2022 में दिए गए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। यूएस का इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, ये दिया गया है रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन, रिजवाना हसन।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एक जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार, अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी। ये जिस व्यक्ति को दिया गया वो अभी हाल में बहुत चर्चित है, इसलिए Yes, ये sir, पुरस्कार Zelensky. इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। यूक्रेन के जेलेंस्की, प्रेसिडेंट। बिल्कुल, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको ही जो है वो जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार 2022 का जो है वो दिया गया, क्योंकि ये अभी यूक्रेन और रूस का वार जो है बहुत हाईलाइटेड रहा है, तो संभावित प्रश्न जो है ये बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो 2022 का जो है वो सर्वश्रेष्ठ झांकी गणतंत्र दिवस का किसको बनाया गया? सर उत्तर प्रदेश। यूपी। कौन सा, क्या था? मंदिर था सर, वही काशी विश्वनाथ मंदिर। यूपी का काशी विश्वनाथ था कि अयोध्या? अयोध्या मंदिर था, अयोध्या का मंदिर था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को जो है वो गणतंत्र दिवस 2022 का सबसे झांकी जो है वो दिया गया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस नहीं, आपदा प्रबंधन में शिंजो आबे को नहीं दिया गया। नहीं सर, विनोद वर्मा, गुजरात को मिला है। विनोद शर्मा, विनोद शर्मा, शर्मा दो को मिला ना, गुजरात को मिला है। विनोद को इंडिविजुअल मिला है और गुजरात को मिला है इंस्टीट्यूशनल ओवरऑल। जी जी। हाँ, तो जब तक इंस्टीट्यूशनल मेंशन ना रहे तब तक हम लोग को जो इसको इंडिविजुअल ही करना है। ठीक है, वहां पे इंस्टीट्यूशनल जब मेंशन रहेगा तब फिर वो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो TX2 पुरस्कार, TX2 पुरस्कार। तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम, सत्यमंगलम जो 53rd है और 54th कैमल वाला होने वाला बिहार का। बिल्कुल सही। तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु के इरोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको ही जो है वो मिला TX2। तो ये TX2 क्या है? T से टाइगर, X मतलब मल्टीप्लाई 2, यानी कि वैसा टाइगर रिजर्व जहां पे कुछ सालों में या एक साल का जो ड्यूरेशन है उसमें जो है टाइगर का पॉपुलेशन डबल हो गया हो, टाइगर इंटू 2। तो यही जो है वो TX2 जो हम लोग कोड जो है इसको कह रहे हैं। तो यही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जिसको ये TX2 दिया गया। यहाँ दो प्रश्न बनता है, TX2 पुरस्कार किसको दिया गया? तो एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो गया, वो हो गया, प्लस ये भी बनता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो इरोडा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में जो है वो स्थित है। तो अभी जो है वो शिंजो आबे, जिनका हत्या भी कर दिया गया, असैसिनेशन हो गया, पूर्व PM थे जापान के, इनको जो है वो नेताजी पुरस्कार 2022 दिया गया। अभी हम लोगों ने चर्चा भी की, इनको केवल नेताजी पुरस्कार 2022 जो है अगर बात करें तो ये शिंजो आबे आ गया। लेकिन अगर हम लोग जो है वो नेताजी आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करें तो वो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी नहीं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आ जाएगा। तो इंडिविजुअल में विनोद शर्मा और ग्रुप में जो है वो गुजरात जो है वो हो जाएगा। ये चीजों में जो है वो कंफ्यूज नहीं करिएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वन ऑफ द मेरे तरफ से हिट क्वेश्चन में से है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार फॉर फोटो जर्नलिज्म। रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर फोटो जर्नलिज्म। जिशान लतीफ ना सर? जिशान लतीफ, बिल्कुल सही, जिशान लतीफ को दिया गया था। बेचारे अफगानिस्तान में मारे भी गए, वहां से जो है वो जो भी इश्यूज हो रहा था, जो हम लोगों ने देखा कि तालिबानी जो लोग हैं, जो ग्रुप के सदस्य, उन्होंने कैसे एक गवर्नमेंट को जो है वो डिसमेंटल करके जो है वो अपने अधिकार में जो है वो चीज ले लिया। वही सबसे संबंधित जो है वो फोटोग्राफी और पत्रकारिता आदि कर रहे थे जिशान लतीफ, जहां इनकी मौत भी हो गई। तो ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है वो उनको दिया गया। सर ये जिशान आई थिंक दूसरे हैं वो, और ये दानिश सिद्दीकी जो है वो अफगान में मारे गए थे ना, वो पुलित्जर अवार्ड मिला उनको। अच्छा, ये जिशान दूसरे हैं? हाँ शायद, आई एम नॉट श्योर। दानिश सिद्दीकी, अच्छा ठीक है, उनको पुलित्जर अवार्ड मिला है और वही अफगानिस्तान में वो मारे गए थे। अच्छा, तो ये दोनों के बीच कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। तो ये याद रखिएगा, रामनाथ गोयनका पुरस्कार जिशान लतीफ, ये भी कुछ क्राइसिस सिचुएशन का ही फोटोग्राफी कर रहे थे, उसी चीज को लेकर के जो है इनको दिया गया था जिशान लतीफ साहब को। तो अब क्या क्राइसिस था? कहीं कश्मीर क्राइसिस को लेकर के किया था या फिर अफगानिस्तान क्राइसिस को? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल ये याद रखिएगा रामनाथ। हाँ संतोष जी, मुझे लग रहा है जो कि पुलित्जर पुरस्कार है वो कश्मीर वाला जो है ना सर, वो शायद उसको मिला है। अच्छा
कंफ्यूजन हो जिशान गया को आई कोई थिंक बात कश्मीर के लिए मिला था। नहीं। कश्मीर वाले के लिए रामनाथ हाँ, गोयनका, हाँ, जिशान हाँ, लतीफ। हाँ। हाँ, क्योंकि वो मुझे याद है उनका एक फोटो है वो छपा था द हिंदू में, तो वहीं से हमको वो आ रहा है, कुछ मिक्स मैच हो गया है, कोई बात नहीं, कल इसको क्लियर कर देंगे। इसके बाद जो है वो भूटान ने जो है वो अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो दिया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो दिया है। तो याद रखिएगा, भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका टाइटल है नगदग पेलजी खोरलो, नगदग पेलजी खोरलो, तो ये अवार्ड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो दिया गया है, जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो यही जो है वो हम लोग कलेक्ट करके रखे थे हम, जो 7-8 बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमको मिला था, जो 2022 का था। 21 में जो है वो और भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन फिलहाल हमने 22 का ही जो है वो देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमको लगा। और भी आप जो है जिस भी सोर्सेस से कर रहे हैं उसको आप कर सकते हैं। तो ये अवार्ड वाला चीज जो है वो कंटिन्यू रहेगा। फिर अवार्ड में जो है वो अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेंगे ना, कि टॉपिक वाइज कर लेंगे। जैसे उसमें साहित्य अवार्ड्स आ जाते हैं, फिल्म रिलेटेड इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स आ गए, पद्म पुरस्कार में इंपॉर्टेंट लोग, खास करके हमारे स्टेट से जो अगर कोई रिलेटेड है या आसपास के स्टेट से रिलेटेड है, वो हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स में कुछ अवार्ड हो जाता है। तो अब जो है वो टॉपिक को जो है वो कर लीजिएगा। तो कल हम लोग टॉपिक प्लस 2021 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 8-10 जो है वो इंपॉर्टेंट जो मेरे समझ से आएगा, उसको भी हम लोग अवार्ड में कर लेंगे। तो इतनी चीजें जो है वो आपको अगर रिकॉल रहेंगी तो बहुत काम का होगा। और करंट अफेयर्स इस सब का कोई एंड नहीं है, तो इसको जो है आप जितना चाहें उतना आप कलेक्ट करें, उतना पढ़ें, कोई इश्यू नहीं है। कुछ ना कुछ अवार्ड किसी न किसी को मिलते रहता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नजर आता है उनको जानना जरूरी है। प्लानिंग का टॉपिक हो गया। कल हम लोग यूरोपियन एडवेंट कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? भारत में यूरोपियों का आगमन